नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज गुरु भौकाल। क्या संसार में कोई ऐसा राज्य हो सकता है जिसमें केवल 2 नागरिक रहते हों? उत्तर है वुल्फानो, एक तबाह भेड़िया राज्य जहां कभी शक्तिशाली भेड़िया नागरिकों की गुर्राहटें गूंजा करती थी। उनके दंगल देखने को मिला करते थे, मगर आज जहां बीहड़ और जंगल देखने को मिलते हैं। कोबी ने कहा, गुरुराज भाटिकी, मुझे और कितना समय इस प्रकार यहाँ बैठे रहना होगा? वुल्फानो के नागरिकों से बंजर हुई जमीन पर धड़कते 2 शक्तिपुंज, गुरुराज भाटिकी और कोबी। गुरुराज ने कहा, खामोश रहो। कोबी बोला, अरे आखिर पता तो चले कि आप क्या कर रहे हो। गुरुराज बोले, पुत्र कोबी, मैं भेड़िया देवता का आवाहन कर रहा हूँ। वुल्फानो की नींव हो तुम पुत्र, और मैं चाहता हूँ कि उस नींव पर जब कोई इमारत खड़ी हो तो वो इतनी सशक्त हो कि बड़े बड़े चक्रवात और तूफान भी उसके सामने से वायु के साधारण से झोंके के समान गुजर जाएं। कर्तव्य और भावनाओं के भी होते हैं चक्रवात, जिनसे होकर गुजर रहा था महाबली भौकाल। भौकाल ने कहा, विकास नगर का चप्पा चप्पा मेरे कर्तव्य पथ से होकर गुजरता है। इसकी मिट्टी के एक एक कण में मैं श्वास लेता हूँ। किसी की कुदृष्टि इस पर पड़ती है तो मेरा दम घुटने लगता है। राजा घुकट, आज तुमने विकास नगर पर अधिकार करने का दुस्साहस किया है। इस अपराध के दंड स्वरूप रणभूमि में क्यों न तुम्हारा प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु से साक्षात्कार कराऊं। सेनापति प्रवीण सिंह, राजा घुकट की मृत्यु के साथ ही युद्ध का ये रक्त रंजित अध्याय समाप्त हो गया। अध्याय तो आरंभ हुआ था। धनुषा बोला, ये युद्ध एक छल था भौकाल, हम छले गए। भौकाल ने कहा, धनुषा, तुम्हें तो मैं अपनी अनुपस्थिति में विकास नगर की सुरक्षा का दायित्व सौंप कर आया था, और ये किस छल की बात कर रहे हो तुम? धनुषा ने कहा, तुम्हारी पत्नी रूपसी के पिता कुबड़ा शैतान द्वारा तुम्हारी अनुपस्थिति में किए गए छल व षड्यंत्र की। तुम्हारी पत्नी रूपसी भी रानी के पद के लाभ में अपने पिता का साथ देती रही है। कुबड़ा शैतान के सेवक काला चेचक ने विकास नगर में महामारी फैला दी है। चेचक के प्रभाव से स्थान स्थान पर शवों के ढेर बन गए हैं। तुम्हें ये सूचना देने के लिए कूच करते समय रानी मोहिनी, राजकुमार अंकित, सलोनी, हमारे विश्वस्त मंत्री व दरबारी सभी काला चेचक के प्रभाव में आकर दम तोड़ चुके थे। भौकाल ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो धनुषा? मैं काला चेचक व कुबड़ा शैतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। धनुषा ने कहा, नहीं, यदि तुमने विकास नगर में प्रवेश किया तो ये महामारी तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी। आह, मुझे कुछ हो रहा है भौकाल। इससे पहले कि लड़खड़ा कर गिर पड़ता धनुषा, भौकाल ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और बोला, धनुषा, तुम ठीक हो ना? धनुषा ने कहा, आह हाँ भौकाल, किंतु शायद मैं भी काली चेचक। सेनापति प्रवीण सिंह ने भौकाल को खींचकर धनुषा से अलग किया और बोला, ये छुआछूत का रोग है भौकाल, उससे दूर रहो, और विकास नगर से तब तक दूर रहो जब तक संकट टल नहीं जाता। जाओ भौकाल, जाओ, तुम्हें विकास नगर के अस्तित्व का वास्ता, क्योंकि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो कुबड़ा शैतान के षड्यंत्रों से विकास नगर को कोई नहीं बचा पाएगा। भौकाल ने कहा, मेरा मित्र धनुषा मूर्छित होकर गिर पड़ा है, उसे मेरी मदद की आवश्यकता है, छोड़ दो मुझे। सेनापति प्रवीण सिंह बोला, मदद की आवश्यकता केवल जीवित रहने तक होती है भौकाल, वो मर चुका है और तुम्हारा यहाँ रहना किसी भी सूरत में खतरे से खाली नहीं। भौकाल ने कहा, नहीं सूचक, तुम? सूचक बोला, सेनापति प्रवीण सिंह सही कह रहे हैं भौकाल। मेरा दुर्भाग्य है भौकाल कि मैं जब भी आपको मिलता हूँ तो किसी दुख, शोक व संकट से भरे समाचारों की सूचना देने के लिए। मैं रानी मोहिनी, राजकुमार अंकित और आपकी भाग्यश्री पत्नी सलोनी के शवों को आपके अंतिम दर्शन के लिए लाया हूँ, किंतु आप इन शवों को भूल कर भी स्पर्श न करें महाबली भौकाल। शायद अपने इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए बचे थे अब तक मेरे प्राण, क्योंकि मैं स्वयं भी काली चेचक का शिकार हो चुका हूँ। आह, तनाव से भौकाल की नसें खींचने लगी थी। भौकाल ने कहा, ओह नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सेनापति प्रवीण सिंह बोले, तुम्हें हिम्मत, हौसले व धैर्य से काम लेना होगा भौकाल। भौकाल ने कहा, मेरी हिम्मत चूक रही है सेनापति प्रवीण सिंह। हौसले जवाब दे रहे हैं, धैर्य दम तोड़ रहा है। सिर में भीषण पीड़ा का आभास हुआ था उसे। सेनापति ने कहा, तुम्हारा यहाँ रुके रहना खतरे से खाली नहीं महाबली भौकाल। काली चेचक यहाँ भी आ सकता है, तुम्हें जाना ही होगा भौकाल। विकास नगर के राज सिंहासन की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। इस दायित्व को पूरा करने की प्रथम शर्त तुम्हारे स्वयं के प्राणों की रक्षा करना है। इस समय कोई भी तीर और तलवार विकास नगर में फैली महामारी की धार को नहीं काट पाएगा। जाओ भौकाल, जाओ। भौकाल ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो प्रवीण सिंह, मुझे जाना चाहिए। विकास नगर में हुए मृत्यु के इस तांडव के पश्चात मैं कौन सा मुंह लेकर लौटूंगा वापस, मुझे जाना ही चाहिए। भौकाल सोचने लगा, आज विकास नगर की रक्षा कर पाने में अक्षम हो गया भौकाल।
कुबड़ा शैतान के साथी जो धनुषा, सेनापति परवीन सिंह और सूचक का रूप धारण किए हुए थे, वो बोले, सीधे भौकाल के मन पर आघात हुआ है। इस मानसिक पीड़ा से अब कभी उबर नहीं पाएगा भौकाल। और मैंने जो विष की सुई उसे चुभोई है, वो कुछ ही समय में भौकाल को मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित कर देगी। इस भीषण रोग के चलते भौकाल की हालत विक्षिप्त जैसी हो जाएगी। महामहिम कुबड़ा शैतान के इस नायाब षड्यंत्र के पश्चात भौकाल पानी भी नहीं मांगेगा। अब हमें भी अपने असली रूप में लौट आना चाहिए। और इधर गुरुराज भाटिकी की वो चेष्टा, हे भेड़िया देवता मदद। भाटिकी ने कहा, कोबी पुत्र, इसी प्रकार तुम भी भेड़िया देवता का आवाहन करो, मगर अपना दाहिना हाथ हवा में उठाए रखना। कोबी ने कहा, उफ, बैठे बैठे कमर में बल पड़ गए। ठीक है गुरुराज भाटिकी, आवाहन करता हूँ। हे भेड़िया देवता मदद। उसी क्षण आसपास कुछ घटना आरंभ हो गया था। इसी पल की प्रतीक्षा थी व्यूहा को। तत्क्षण ही कोबी के हाथ में प्रकट हो उठी थी वो गदा। कोबी ने कहा, अरे गुरुराज भाटिकी, ये क्या, ये कैसा अस्त्र है? ऊपर से कद्दू की तरह और नीचे से आह। भाटिकी ने कहा, कोबी पुत्र संभलो, वो गदा अत्यंत भारी है। कोबी ने कहा, गुरुराज भाटिकी, ये कैसा जादू है? मुझे आप 6 दिखाई पड़ रहे हैं। भाटिकी ने कहा, होश में आओ कोबी, गदा तुम्हारे हाथ से छूटकर ढलान पर लुढ़क गई है। जाओ उसे लेकर आओ। भेड़िया देवता की प्रलयकारी गदा है वो, तुम्हें ठीक से पकड़नी चाहिए थी। कोबी ने कहा, आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं अभी लेकर आता हूँ गदा। कोबी सोचने लगा, उफ, अभी तक खोपड़ी तांडव कर रही है। कोबी गदा उठाने को झुका ही था कि व्यूहा ने उस पर वार किया और बोला, अब इस गदा पर केवल व्यूहा का अधिकार है। उफ, ये तो उठती ही नहीं। कोबी ने कहा, तो फिर तेरा अंत आ गया है, उठेगा अब तू इस दुनिया से। भाटिकी ने कहा, कोबी, वो गदा उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। व्यूहा ने कहा, इधर से गुजर रहा था, चमत्कारी गदा इसको मिलती देखकर उसे प्राप्त करने का लोभ संवरण न कर सका, किंतु मुझे क्या मालूम था कि ये गदा इतनी भारी होगी कि मैं उसे उठा भी नहीं पाऊंगा। उफ। व्यूहा सोचने लगा, उफ, ये तो प्रलयकारी लड़ाका है। व्यूहा ने कहा, लड़ाका तो मैं भी प्रलयकारी हूँ, बस मेरा अस्त्र मेरे हाथ में होना चाहिए। कोबी बोला, ओह, तो तू अपना अस्त्र हाथ में लेना चाहता है, मगर तेरा सामना कोबी से है। अगर तू अपनी इस चेष्टा में कामयाब हो गया तो मैं अपनी पराजय कबूल कर लूँगा। व्यूहा बोला, अरे ये मेरा हाथ मुरझाई हुई डाली के समान झूल गया है। व्यूहा बोला, मेरा बायां हाथ भी उतनी ही फुर्ती से काम करता है। कोबी ने कहा, मैंने कहा तो है कि तेरी सफलता मेरी पराजय है। व्यूहा सोचने लगा, ये किस मुसीबत से टकरा गया। भागते भागते व्यूहा गायब हो गया। कोबी ने कहा, अरे कहाँ अदृश्य हो गया। कोबी को पता भी नहीं चला था कि वो किस सीमा रेखा को पार कर गया है। व्यूहा ने कहा, व्यूहा के व्यू में तेरा स्वागत है कोबी। कोबी बोला, उफ, व्यूहा कायर अदृश्य होकर प्रहार कर रहा है। व्यूहा ने कहा, प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है, अब यहाँ सिर्फ तेरी ही चीखें गूंजेगी। मारो, इसको टुकड़े टुकड़े करके व्यू से बाहर फेंक दो। कोबी बोला, कायर, पराक्रमी है तो सामने आकर प्रहार कर। व्यूहा ने कहा, पराक्रमी हूँ किंतु मूर्ख नहीं। कोबी ने कहा, ओफ, क्या गीदड़ों के हाथों मेरी मृत्यु होगी। व्यूहा बोला, ये हमें गीदड़ कह रहा है और तुम लोग ये क्या कर रहे हो। टुकड़े करने की इतनी जल्दी भी नहीं है। जब तक ये निढाल होकर धूल न फांकने लगे तब तक इसे बुरी तरह पीटो। इसकी काया पर इतने सारे छोटे छोटे घाव बना दो कि रक्त के प्राण धीमी गति से इसकी देह छोड़े। गुरुराज भाटिकी असहाय से खड़े थे। वो सोचने लगे, कोबी किसी शैतान की व्यूह रचना में प्रवेश कर गया है। यदि मैंने उसमें प्रवेश किया तो मेरा भी वही हर्ष होगा जो कोबी का हो रहा है। अचानक भोकाल ने उसमें प्रवेश किया। भाटिकी ने कहा, कोबी को शत्रु दिखाई नहीं पड़ेगा तो वह प्रहार किस प्रकार करेगा। अरे ये कौन है, ये उड़ कैसे पा रहा है, और ये तो उस व्यूह रचना में प्रवेश कर गया है। भाटिकी सोचने लगे, व्यूह में जाकर वो भी अदृश्य हो गया। भौकाल ने कहा, ओह, तुम सब उड़ रहे हो और अदृश्य भी हो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।